हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बाय वाला पे, जहां आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स के टीचर अभी नहीं है हमारे पास, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हम लोग अभी रनिंग में चल रहे हैं। फिजिक्स का अगर कोई टीचर मिल जाएगा तो हम आपको फिजिक्स भी जो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके फटाफट से करा दिए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समाकलित दर समीकरण, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ ली है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ ली है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली और nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली हमने। आज हम उनका ही जो समाकलित दर नियम होता है, क्या होता है, समाकलित दर नियम होता है, उसकी आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। समाकलित दर नियम की अगर बात करें तो फिलहाल अब तक यहाँ से ये जो हमारा डेरिवेशन है एक तरह का, यहाँ से अभी तक कोई भी सवाल बोर्ड परीक्षा में डेरिवेशन को लेकर नहीं पूछा गया है। अब पता नहीं आगे क्या हो जाए। फिलहाल इसका जो हमारा इक्वेशन आता है, जो हमारा समीकरण आता है, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है, समीकरण जो बनता है हमारा, इंटीग्रेटेड समीकरण जो आता है, उससे लेकर सवाल पूछे जाते हैं। वो हर साल आपका आता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा समीकरण मिलता है वो कैसे बनता है। इम्पोर्टेंट बात यह कि समीकरण जो हमें मिलता है वो बनता कैसे है। अगर आ गया तो आप लिख देंगे आराम से। तो सबसे पहले बात करते हैं समाकलित दर नियम की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक। कह रहा है जिस समीकरण में दर सांद्रता पर निर्भर करती है अवकलित दर समीकरण कहलाती है। अब तक हमने रेट लॉ पढ़ा था, दर नियम पढ़ा था। उस दर नियम में हमने क्या पढ़ा था, हमने ऐसे पढ़ा था R इक्वल टू के, ठीक है। एक मिनट, रेट लॉ, ठीक है। वेग, अगर हम किस रिएक्शन का वेग लिखते थे तो क्या लिखते थे, तो हम उसमें लिखते थे माइनस का डी आर ए, कर लो यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी। ये रिएक्शन हमारी क्या है, ए से क्या बनना है हमारा प्रोडक्ट। इसके लिए अगर हम दर लिखते थे तो वो हम एक तो ऐसे लिखते थे, दूसरा हम क्या लिखते थे, या हम कैसे लिखते थे, या हम ऐसे लिखते थे आर इक्वल टू के और ए की सांद्रता, ठीक है। तो हमने दोनों तरह से, ठीक है, ये भी और ये भी हमने पढ़ लिया है। ये क्या है, देखो डी ए अपॉन डी टी, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारी समीकरण, ये कैसी हमारी अवकलित समीकरण है, क्या है, तो यही समीकरण जो हमारी है ये कैसी है, अवकलित समीकरण। और इसी अवकलित समीकरण का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ये कौन सी अवकलित समीकरण है, क्या है, तो ये हमको अवकलित समीकरण प्राप्त होती है। अब देखो कह रहा है अलग अलग समयों पर एक सांद्रता और दर स्थिरांक के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए अवकलित दर समीकरण को समाकलित किया जाता है। तो ये हमारी अवकलित दर समीकरण है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग समयों पर। जब अलग अलग समयों की बात आ जाएगी, पर्टिकुलर टाइम की बात आ जाएगी, तो वहां पर जो हम संबंध प्राप्त करते हैं वो हम किसके बीच में, वो हम कौन सी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, वो लिखते हैं हम तात्कालिक अपक्रिया के लिए। किसके लिए, तात्कालिक अपक्रिया का जो तात्कालिक वेग होता है, ठीक है, तात्कालिक वेग क्या लिखेंगे, तात्कालिक वेग। किसी अपक्रिया के जब हम तात्कालिक वेग निकालते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर समय दे रखा है, कि दे रखा होता है कि बताओ इस समय पर उस अपक्रिया का वेग क्या होगा, और उसी वेग को हम तात्कालिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पर निकाला जाता है। तो लिखा है इसमें देखो, अलग अलग समयों पर सांद्रता और दर स्थिरांक के बीच, ठीक है, सांद्रता और दर स्थिरांक जिसको हम के कहते हैं, संबंध प्राप्त करने के लिए अवकलित दर समीकरण को समाकलित किया जाता है। तो ये अवकलित दर समीकरण है, इसका ही हमें क्या करना, समाकलन करना है। और इसका समाकलन करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसी को हम कहेंगे समाकलित दर इक्वेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, समाकलित दर इक्वेशन। देखो समाकलित दर समीकरण का उपयोग वेग स्थिरांक के ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जो वेग स्थिरांक के होता है हमारा, इसको ज्ञात करने के लिए हम समाकलित दर समीकरण का नियम, समाकलित समीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, तात्कालिक वेग, हम हर किसी रिएक्शन का तात्कालिक वेग आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो तात्कालिक वेग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस अवकलित समीकरण को समाकलित करते हैं। देखो सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है हमारा तात्कालिक वेग के लिए। किसके वेग के लिए, तात्कालिक वेग के लिए। जब कोई रिएक्शन होती है
सपोज ये हमारे पास क्या है ए, और ए से क्या बन रहा है पी प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने में इसकी सांद्रता में कमी होगी और इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ए की सांद्रता कम होती जाएगी और पी की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बताओ भाई टी समय पर, किस पर, टी समय पर इस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है, तो टी समय पर अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे। इसी टी समय पर ज्ञात जो हमारा वेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वेग कहते हैं। सपोज ये हमारे पास इधर को हमने ग्राफ खींचा है, उस ग्राफ में इधर समय बढ़ रहा है, ठीक है, इधर को जैसे बढ़ेंगे समय बढ़ेगा, ऊपर को जैसे बढ़ेंगे वैसे क्या है हमारी सांद्रता। तो हम जानते हैं रिएक्टेंट की सांद्रता प्रारंभ में ज़्यादा होती है, तो मान लिया है R1 क्या है हमारे रिएक्टेंट की सांद्रता है, R2 हमने मान लिया सांद्रता यहाँ से घटकर यहाँ रह गई है, तो ये क्या है सांद्रता का डिफरेंस है जिसको हमने डेल्टा आर माना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डेल्टा आर लिखा हुआ है इतनी जगह, ये वाला, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये डेल्टा आर है, ठीक है, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन। और समय देखो यहाँ से यहाँ तक समय हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, जो कि हम इधर लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ए के लिए। अब देखो ये जो हमारा ढलान होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्लोप कहते हैं, तो जब इसके बीच में स्लोप हम देखते हैं तो समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। क्या होता है, समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर टाइम है टी, और इसी समय पर हमें क्या करना है, अभिक्रिया का दर लिखना है। क्या करना है, दर लिखना है, या उसका वेग आपको बताना है इस टी पर। तो हम देखते हैं जो हमारा टी जहाँ पर काट रहा है, जिस समय पर हमें निकालना है, वो एक हम ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन जिस स्लोप को, किसको, स्लोप को जिस स्थान पर काट रहा है वहाँ पर एक आपका टेंजेंगल बनता है, जो कि क्या करता है, जिसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पर, ठीक है, यही बताता है हमारा तात्कालिक दर। तो ये तात्कालिक दर इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर अपॉन डी टी। इसका जो स्लोप है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि घट रहा है, तो जब भी घटता है तो उसके लिए वो स्लोप हमारा कैसा होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी, स्लोप क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। तो इस समय पर, पर्टिकुलर समय पर हम तात्कालिक वेग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसी तात्कालिक वेग को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अलग अलग समयों पर सांद्रता और दर स्थिरांक के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए अवकलित दर समीकरण, ये अवकलित दर समीकरण है, इसको हम क्या करते हैं, समाकलित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ये केवल हमने इसके लिए बनाया था, ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करते तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसके सहारे से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम था इसका बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे तात्कालिक वेग होते हैं, किसी अभिक्रिया का तात्कालिक वेग अगर आपसे पूछ लिया तो आप उसको आसानी से फाइंड नहीं कर पाते हैं जी, ठीक है। तो अगर आपसे औसत वेग पूछ लिया जाएगा तो आप ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, dx अपॉन dt, ठीक है, अपॉन dx अपॉन dt। तात्कालिक वेग किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, स्लोप को जहाँ पर काटेगी वहीं पर एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। उस ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा आर क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है, किसकी, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। सूक्ष्म परिवर्तन होगा, जब समय आपका थोड़ा है तो परिवर्तन भी बहुत सूक्ष्म रहा होगा, ठीक है, इसलिए स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। टाइम क्या होगा, टाइम भी हमारा एक फिक्स होगा, ठीक है, यानी कि 10वां सेकंड है या 11वां सेकंड है या 12वां सेकंड है, तो पर्टिकुलर समय दे रखा होता है। तो तात्कालिक दर क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। स्लोप कैसा आ जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस का स्लोप आ जाता है। अब पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, ठीक है क्या, तो इसको आप नोट कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। अब है हमारे सामने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी कि उसका जो n होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया अगर ले लें हम ए से क्या बना दें, प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ लिया है। इसके लिए अगर आप रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेट या दर लिखते हैं, तो क्या होती है, ये उसकी सांद्रता की शून्य घात की, इसकी अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है दर, यानी कि आर। जब किसी की घात शून्य हो जाती है, यानी कि x की पावर अगर 0 तो 1 के बराबर होता है,
तो आर बराबर क्या हो जाता है के। इसमें जो हमारा दर होता है वो सीधे डिपेंड करता है किस पर, के पर, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है दर स्थिरांक होता है, ठीक है, क्या होता है दर स्थिरांक। तो आर अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य घात के समानुपाती होता है, अर्थात आर हमारा किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली के पर डिपेंड करेगा, ठीक है, सांद्रता से कोई लेना देना उसका नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना, शून्य ऑर्डर रिएक्शन में या शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर का अभिकारक की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं, अर्थात अभिकारक की सांद्रता का दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, किस पर, दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इतना सा आपको इसमें याद रखना है। अब देखो कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया जब n बराबर 0 हो, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है, ठीक है। तो अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात कितनी होगी, शून्य, अगर शून्य कोटि की है तो समानुपाती होता है, हो गया। लेकिन कह रहा है अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसकी जो दर है वो यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट से ले लो, किसी की भी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, और यही लाइन आपको याद रखनी है। क्या करना है, ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की ओर, ठीक है, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे, और उसके लिए हमें क्या लिखना है, एक समाकलित दर लिखनी है, दर नियम समीकरण लिखना है, चाहे नियम लिख लो चाहे समीकरण लिख लो। माना अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो मैंने ए और ए से क्या बना दिया, पी बना दिया। ए हमारा क्या है, अभिकारक है, और पी हमारा क्या है, उत्पाद। जब ए से पी बनेगा तो इसकी सांद्रता स्टार्टिंग में, इनिशियली में इसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, बाद में क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, ठीक है। तो माना प्रारंभिक सांद्रता इसकी, चलो मैंने ए मान ली, ठीक है, क्या मान लिया, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या मान ली मैंने, ए, ठीक है। और टी समय बाद इसकी जो सांद्रता है वो क्या मान ली हमने, ए नॉट मान ली, क्या मान ली, ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए, एक्स मान लो, यानी कि इसमें से जो घटा है वो इधर बन जाएगा, ठीक। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। शुरू में हमने क्या माना है, जब समय हमारा 0 है, प्रारंभ में इसकी ए जो है उसकी सांद्रता ए मान लो या एक्स मान लो, कुछ समय बाद, टी समय बाद इसकी सांद्रता हमने क्या मान ली, ए नॉट मान ली, क्या मान ली, ए नॉट मान ली है, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इसके लिए अगर हम दर नियम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि रेट लॉ अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाता है, एक तो हम ऐसे पढ़ते हैं दर आर इक्वल टू माइनस का डी ए अपॉन डी टी, एक तो हम ये पढ़ के आते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, आर जो है के और ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 0, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें इस वाले में, ये जो ए की कॉन्सेंट्रेशन की 0 पावर है उसको 1 मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हमको यहाँ से मिल जाता है। इसको आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है, और इस वाले को, पहली वाले को इक्वेशन नंबर 1 कहना, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व किससे, 2 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा तो माइनस का डी ए अपॉन डी टी, क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के। इतना हमको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो डी ए अपॉन डी टी, जहाँ ए हमारा क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय, और क्या है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, इसको अगर डी टी उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, माइनस का डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी टी इंटू के, ठीक है, या के इंटू डी टी कर लो या डी टी इंटू के कर लो, बात एक ही है, ठीक है, के इंटू डी टी। तो ये वाली समीकरण हमें बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण हमको याद रखनी है, और यही समीकरण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट समीकरण है हमारी ये वाली, इसको ये क्या करना है, आपको याद रखना है।
अब क्या करना है, इसका ही हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका ही इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के जो बाद ये समीकरण आएगी उसे हम कहते हैं समाकलित या इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर कर दो। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, जब दोनों ओर समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो इसका भी कर दो, माइनस का साइन बाहर ले लो, माइनस का डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के इंटू डी टी। ठीक है, के का तो समाकलन होगा नहीं, इसको चाहे बाहर ले लो चाहे इसको फिलहाल अंदर ही रखो। ठीक है, इसका समाकलन नहीं होने का, किसका होगा, के समाकलन डी इंटू टी। ठीक है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन है, T2 माइनस T1, यहाँ पर डेल्टा ए क्या है, ये A2 माइनस A1, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता, इसमें अंतर बताता है। और ये जो है ये हमारा समय में अंतर बताता है, इसलिए इस अंतर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें x की डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, x हो जाता है। क्या हो जाएगा, dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। तो इसी तरह से आप dt का समाकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का a इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। अभी जो i है ये क्या है, ये i जो है हमारा, ये हमारा समाकलित स्थिरांक है। क्या है, समाकलित स्थिरांक, या इसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ लिख लेना समाकलित स्थिरांक, क्या हो गया, समाकलित स्थिरांक हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे अगला। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 2 3 थर्ड वाली। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे प्रारंभ में यानी कि इनिशियल में, शुरू में अगर हम बात करें तो शुरू में जो हमारी सांद्रता होगी इसकी, ठीक है, जो अभिकारक है हमारा ए, उसकी जो सांद्रता होगी शुरू में वो कितनी रही होगी हमारी 0। और उस 0 को हमने क्या मान लिया, उसको मान लिया हमने 1। क्या मान, ए मान लिया। क्या मान लिया, 1। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना, माना इधर लिखेंगे, माना प्रारंभ में t बराबर कितना है हमारा 0। क्या है, जो t है यानी कि समय जो लगा था वो हमारा कितना था, 0 था। ठीक है, और a बराबर हमने कितना मान लिया, a मान लो। ठीक है, या आप a बराबर a0 मान लो, या हम a बराबर a मान लो। ठीक है, चलिए प्रारंभ में ए इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया। ठीक है, चलो टी बराबर क्या है हमारा 0 है, और ए जो ए है वो किसके बराबर है, वो मान लिया चलो हमने ए नॉट के बराबर। किसके बराबर मान लिया, ए नॉट के बराबर मान लिया। ठीक है, अच्छा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट। तो यहाँ पर ए नॉट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक सांद्रता, जो कि ए बराबर क्या है, ए नॉट है। ठीक है, क्या है, ए बराबर हमारी ए नॉट है। ठीक है, अगर टी बराबर आपका 0 होगा तो ये कह रहे हैं ए बराबर, जो हमने ए माना है, ये वाला जो माना है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो, तो मिलेगा क्या हमें, समीकरण 3 में इनकी वैल्यू उठा के रख दो। क्या आ जाएगा, माइनस का ए इक्वल टू के इंटू टी। टी की जगह कितना रखना है अब आपको, 0 रखना है। ए गुणा 0 प्लस आई, ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा माइनस का ए इक्वल टू आई। क्या आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस का ए इक्वल टू आई। ठीक है, ये माइनस का ए इक्वल टू आई जो हमें मिला है, इसको उठाकर हम क्या करेंगे, हमने करा दिया, यहाँ एक ही जगह पे इसका मान रखना है ना, तो ये ए नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा ए नॉट, ऐसे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। अगर हमारा टी बराबर जीरो है, क्या है, टी बराबर जीरो है, तो हमने मान लिया कि जो हमारा ए है वो ए नॉट के बराबर है, क्या है, ए जो है वो हमारा ए नॉट के बराबर है, ठीक है। इतना आप याद रखना। अब उसकी जगह पे जब हम रखेंगे तो हमें मिला आई बराबर क्या मिला, माइनस का ए नॉट, क्या, आई बराबर माइनस का ए नॉट। इसका जो आई का मान है वो समीकरण 3 में रखो उठा के। क्या करना है, अब आई का मान उठाकर समीकरण 3 में रखना है, रखो, और क्या प्राप्त होता है। आई का मान उठा के समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो। क्या है समीकरण 3 हमारा, माइनस का ए इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई बराबर क्या है, माइनस का ए नॉट, ठीक है, माइनस का ए नॉट, प्लस माइनस माइनस, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से होगा क्या, ये वाला जो हमारा आई ए नॉट है, ठीक है, ये वाला ए नॉट इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नॉट को आप इधर पहुंचा दीजिए, और जो के टी है वो आपका बना रह जाएगा, यानी कि ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ए इक्वल टू के इंटू टी, क्या हो जाएगा, के इंटू टी। हमको के का मान निकालना है, क्या निकालना है, के का मान, ठीक है। तो के का मान कैसे निकलेगा, के को इधर ही रख लो, टी को इसके अपॉन में पहुंचा दो, ऊपर क्या है हमारे पास, ए नॉट माइनस ए, क्या है, ए नॉट माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा, ठीक है। समाकलित दर समीकरण, किसके लिए, एन बराबर शून्य के लिए, एन बराबर शून्य के लिए। अगर आपको टी निकालना है, यहीं से अगर आपको टी निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर फिर हमारा वही हो जाएगा ए नॉट माइनस ए अपॉन, अब के इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आप टी को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या, टी को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रारंभिक जो ए बराबर क्या मान लिया इन्होंने, ए नॉट मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, ए बराबर ए नॉट मान लिया, ठीक है। टी बराबर जब हमारा शून्य है तो, ठीक, बाद में कितना बन गया फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए नॉट माइनस एक्स कर दो, तो इधर क्या बन जाएगा हमारा, एक्स बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट वाला इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब खींचते हैं इनके बीच में ग्राफ, ठीक है, किसके बीच में, समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है, अब बात करते हैं ए तथा टी के बीच में ग्राफ, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कैसे लिखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया अभी हमने देखा था, के बराबर क्या होता है हमारा, ए नॉट माइनस ए, ठीक है, अपॉन टी। अब ग्राफ खींचने के लिए अगर इस तरह से आपको मिल जाता है तो ये हमारा एक सीधी रेखा समीकरण होता है, जिसे हम कहते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस सीधी रेखा समीकरण की सहायता से हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो सीधी रेखा समीकरण में इसको अप्लाई करें अगर आ जाएगा, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, के इक्वल टू, सॉरी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, के टी इक्वल टू क्या हमारे पास, ए नॉट माइनस ए। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने इधर एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस हमारी ये है, और इस पे हमने लिया क्या है, इस पे लिया हमने टी, ठीक है। तो टी और इसके ए नॉट के बीच में, ठीक है, ए के बीच में, बाई बाई पे क्या है हमारा ए है, तो ये इधर ले आओ बाई की तरफ, इसको उठाकर हम इधर ले आए, ए इक्वल टू, और हमारा क्या है एम, ठीक है,
प्लस एक्स एम एक्स प्लस सी। इधर एक्स एक्सिस पे क्या हमारा टी है, तो यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका टी रहा होगा, प्लस सी। सी क्या होता है हमारा, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, कटान बिंदु कितने से कितने बीच में ये काट रहा है। एम क्या होता है हमारा, स्लोप, क्या होता है, स्लोप। तो बचा क्या है यहाँ पर, के, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, के बच गया। तो माइनस का के इंटू टी प्लस ये बच गया ए नॉट। अगर आप इसको सही से लिखिएगा तो आपके पास इतना सा प्राप्त हो जाएगा। अब ये बन गया हमारा बाई, ये बन गया हमारा एक्स, ये बन एम, और ये बन गया एक्स, और ये बन गया हमारा सी। बाई बराबर एम इंटू एक्स इंटू सी, ठीक है। तो बाई हमने देखो ये हमारा क्या है, बाई एक्सिस पर है, और के क्या है हमारा, स्लोप होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, स्लोप होता है, ठीक है, ढाल, स्लोप। और ये स्लोप कैसा है, माइनस का है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कैसा लिखा हुआ है, माइनस का। तो स्लोप हमारा कैसा होगा, माइनस का रहेगा। टी क्या है हमारा, समय, जो कि हमारा एक्स एक्सिस पर है, और ए क्या है हमारा, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट, अब देखो जब स्लोप हमारा माइनस का है, क्या है, स्लोप हमारा माइनस का है, तो यानी कि स्लोप ऊपर से नीचे आ रहा होगा। कैसा आ रहा होगा, ऊपर से नीचे। और ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको, सीधी रेखा समीकरण को। अर्थात स्लोप आपका कैसा होगा, एक सीधी रेखा समीकरण। लेकिन एक सीधी रेखा होगा, लेकिन ये होगा कैसा, ये होगा हमारा नीचे की ओर, ठीक है, माइनस का। कैसा होगा, ये हमारा माइनस का होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्लोप, जो कि कैसा है, माइनस का है। और जहां से हमारा स्लोप चलेगा वहीं से क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ए नॉट, क्या हो गया आपका, ए नॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके बीच में ग्राफ आपका छोटा सा बन जाता है, और ग्राफ से ही आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बना लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक। तो बन गया ग्राफ। अब देखो बात करते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के अर्ध आयु काल की। किसकी, शून्य कोटि की अपक्रिया के अर्ध आयु काल की। किस तरह से हम शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ठीक। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना। अब देखेंगे, ये हमारा हो गया, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। चलो तब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं अर्ध आयु काल की, ठीक है। शून्य कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आपका रिएक्टेंट है या कोई पदार्थ है, या वो कितने समय में आधा रह जाता है, ठीक है। तो वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसको टी हाफ या T50% से निरूपित किया जाता है। तो अभी हमने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, हमने लिखा था के इक्वल टू क्या था हमारे पास, टी, ए नॉट और ए, ये हमने लिखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, टी हाफ, यानी कि जो टी है वो आधा निकालना है। तो इसके लिए टी बराबर हमने कैसे लिखा था, अब के आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, ए नॉट माइनस ए। आपको ये टी जो है इसको टी हाफ बनाना है। कितना बनाना है, टी हाफ, ठीक है। जब टी हाफ बनाएंगे तो समय कितना होता है, आधा समय लगेगा, ठीक है। तो मान लिया जो हमारा टी है वो कितना है, T1/2, माना टी बराबर कितना है, 1/2, ठीक, मान लिया। तो जो हमारी ए है, ठीक है, जो हमारा ए है वो कितना रह जाएगा, वो भी आधा रह जाएगा, किसका, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का। यानी कि ए नॉट कितना है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये है वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। समय भी कितना है, समय को हमने पहले कह दिया, इसको हम टी हाफ से लिखते हैं, यानी कि आधे समय से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब क्या करते हैं, ये जो चीजें आई हैं इसको उठाकर हम इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, तो अर्ध आयु काल यानी कि टी हाफ। तो हमारा टी हाफ, T1/2, टी की जगह में हमने क्या लिख दिया, T1/2। बाकी आप जैसा दे रखा है वैसा लिख लो। ए नॉट कितना है हमारा, सॉरी, ए नॉट तो ए नॉट ही रहेगा, ए नॉट। और जो ए है वो कितना है, जो ए है वो हमारा कितना है, A/2, ए नॉट बाई टू माइनस ए नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास ए नॉट अपॉन 2। और नीचे क्या हमारा के, क्या है, के, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे करेंगे, इसका 2 ए नॉट माइनस ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 ए नॉट
माइनस ए नॉट अपॉन में क्या हमारे पास 2k। ठीक है, ये जो 2 है वो नीचे पहुंच जाएगा और इसके नीचे 1 मान लेते हैं, वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा 2a0 माइनस ए नॉट अपॉन 2k। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a0 में से एक ए नॉट गया तो कितना बचेगा, ए नॉट बचेगा ना। तो t 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए नॉट अपॉन 2k। कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा टी हाफ। कितना हो जाएगा, टी हाफ। और इसी टी हाफ को आपको याद रखना है। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, 2a0 है, एक ए नॉट में कम हो गया तो ये बच जाएगा हमारे पास। अगर इसका आपको के निकालना है तो के निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, 2k के आपका इधर रह जाएगा और टी आपका वहीं रह जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी 1/2। इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। टी हाफ बराबर क्या होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा अभिकारक था उसकी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, कितनी रहेगी, ये आधी। ठीक है, कितनी है, ये आधी लिखनी है, बटे क्या हो जाएगा, ये 2। ठीक है, जब हमने आधा लिखा था तो 2 इसके नीचे आ गया था। ठीक है, तो ये आधा लिखा है इंटू के, हमारा के पहले से था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया टी 1/2 बराबर ए नॉट अपॉन 2k। के अगर निकालना तो टी उधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको के और टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो यही होता है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, तो बस इतना सा था आज के वीडियो में। हमने जाना था समाकलित दर नियम, और वो भी किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी इसकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, शून्य ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, पहले हम इनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लेंगे। 2 का ही आता है, फर्स्ट और 0 का। ठीक है, सेकंड वाला नहीं पूछा जाता है और ना अब तक आया है। ठीक है, तो उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हर साल पूछे जाते हैं इस वाले हमारे डेरिवेशन से। ठीक है, चाहे वो 0 ऑर्डर हो गया, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है उससे आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जब हमारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो सब एक एक करके करा देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।